पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में अभी तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है और इसी बीच ईरान के एक नेता ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेज़ई ने कहा है कि पाकिस्तान दोस्त जरूर है, लेकिन वो बातचीत में बीच का सही पक्ष नहीं बन सकता। रेज़ई ने कहा कि पाकिस्तान अक्सर ट्रंप और अमेरिका के हितों को ध्यान में रखता है और उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता, इसीलिए वो निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि एक सही मध्यस्थ वही होता है जो दोनों पक्षों के बीच निष्पक्ष रहे, ना कि हमेशा एक ही पक्ष की तरफ झुका हुआ नजर आए, जो पाकिस्तान साफ तौर पर दिखता है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 24 घंटे में 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया है। ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए यह साफ किया है कि अगर कोई न्यूक्लियर डील होती है तो वो अमेरिका के पक्ष में होगी और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्ती से रोक लगानी होगी। इस बीच विदेश मंत्री ईरान के अरागची वो रूस पहुंच चुके हैं, वहां पुतिन से उनकी बातचीत भी हुई है। एक बात जो उन्होंने संकेत दिया है कि भाई पाकिस्तान में जो उनकी बातचीत हुई बड़ी सकारात्मक हुई, इस तरह के संकेत उन्होंने दिए हैं। मे बी अ डिप्लोमेटिकल लैंग्वेज, बट जो ईरान के भीतर सेंटिमेंट जो दिखाई दे रहा है रेज़ई साहब के बयान से, वो साफ तौर पर कह रहा है कि ईरान बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है पाकिस्तान की उस सो कॉल्ड मध्यस्थता। और हम तो पहले से कह रहे हैं, हमारे पैनल पे जितने भी लोग आए थे, मध्यस्थता पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, ऐसा कहना लोगों को अतिशयोक्ति लगता है। पाकिस्तान की भूमिका ज़्यादातर जानकार एक पोस्टमैन की मानते हैं, एक डाकिये की मानते हैं, जो चिट्ठी यहाँ से वहाँ, संदेश यहाँ से वहाँ ले जाता है, न कि मध्यस्थता करता है। मध्यस्थता करना एक मैच्योर टर्म है जिसके लायक दुनिया पाकिस्तान को समझ नहीं रही। तो क्या पाकिस्तान की ये जो कमज़ोर भूमिका है, इसी वजह से शांति की कोई राह निकल नहीं पा रही? विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड एसपीपी सिंह सर मेरे साथ हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। जनरल सिंह, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो ईरान के भीतर ये जो सेंटिमेंट उभर रहा है कि पाकिस्तान एक सीरियस कैंडिडेट नहीं है बातचीत के लिए, एक मध्यस्थता आप कह लीजिए या डाकिया, जो भी कहना है, कैसा लग रहा है आपको? क्या ये सेंटिमेंट सही है? ये सेंटिमेंट्स दीपक बिल्कुल सही है और इसमें काफी रैशनल है इसके अंदर। अगर हम देखें तो पाकिस्तान एज अ मीडिएटर, उसका लेवरेज क्या है, उसके मतलब एक स्टेइंग पावर क्या है कि दोनों साइड्स के ऊपर एक अपना अगर मीडिएशन करनी है, कुछ स्टैंड लेना है तो कन्वे कर सकता है। अमेरिका का पोस्टमैन बना हुआ है इस समय, उनके ड्राफ्ट्स बना रहा है, उनसे अप्रूवल लेके ईरान को दे रहा है। और देखें, मेरे पाकिस्तान की अपनी स्टैंडिंग अगर हम देखें, उसका डिफेंस टाइज पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ। सऊदी अरेबिया और ईरान अपोजिंग साइड्स में है और उसके डिफेंस पैक्ट के अंदर लड़ाई के दौरान उसने 10,000 से ज्यादा सैनिक भेजे हैं, हवाई जहाज भेजे हैं वहां पर। दूसरा है कि वो अमेरिका का एक सैटेलाइट देश है, बिल्कुल दबा हुआ है अमेरिका से। तो फिर तीसरा है क्या, दैट ईरान के साथ भी मुठभेड़ होती रही है इनकी। बेशक एक इस्लामिक स्टेट है, बट इस्लामिक स्टेट के अंदर भी दो अपोजिंग साइड्स, एक है शिया स्टेट, दूसरा है सुन्नी, जिसकी कुछ हद तक शिया मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो कि जनरल मुनीर ने उनके बरखिलाफ उनको बहुत धमकाया। अगर हम ये तीनों चार चीजों को देखें तो पाकिस्तान एक आइडियल मीडिएटर बनने के लायक नहीं है, उसकी स्टैंडिंग नहीं थी। देखिए, जब भी मीडिएशन होती है तो 2-3 मुल्क जब लगते हैं, जिस इस हालात में भी इजिप्ट भी था, सऊदी अरेबिया भी था, टर्की भी, उनका कोई रोल ही नहीं रहा। तो इसमें ईरान को जो शक है वो बिल्कुल सही है। और शक ये भी है कि देखो, पाकिस्तान को अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है थ्रू बलूचिस्तान बेस लगाने के लिए, अगर उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन ग्राउंड ग्राउंड वॉर करनी है, फुट्स ऑन ग्राउंड लाने ईरान के ऊपर। एक ये बड़ा थ्रेट है ईरान को। तो पाकिस्तान को बिलीव करना, उसका पास्ट रिकॉर्ड भी पाकिस्तान का ऐसा रहा है कि किसी भी समय किसी को बिट्रे कर सकते हैं। और उस हद तक मैं समझता हूं पाकिस्तान और अमेरिका
बड़े अच्छे मित्र हैं, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, कि किसी को भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो या फ्रेंडशिप स्टेट हो, उनको कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो पाकिस्तान उस ब्रैकेट के अंदर पड़ता है। ईरान एक जो सिविलाइजेशन स्टेट है, फिर भी अपनी ताकत उसने कायम रखी है। मैं मेरे विचार में वो अपने वर्ड्स के ऊपर खड़ा रहेगा। इसीलिए कोई अग्रीमेंट इस समय पहुंच नहीं सक रही, क्योंकि ईरान ने जो अपनी लड़ाई के हालात में, ये जो अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो रहे हैं, अगले 2 दिन के अंदर 60 दिन हो जाएंगे। कांग्रेस के अंदर ट्रम्प को उसकी अप्रूवल भी चाहिए। उसके अंदर ईरान ने एक जो डिफेंसिव बैटल बहुत ही महीन तरीके से लड़ा है। और इसकी काबिलियत देखें कि इतनी ज्यादा सैंक्शन 35 साल के करीब लगी हुई, फिर भी उसने अपनी ताकत दिखाई है। उसने अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को माहिर रखा, उसने अपनी एकेडमिया को माहिर रखा है। तो इसमें उसने जो अभी लड़ाई की है, और देखो उनकी स्ट्रेटजी देखो, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक पलटा, अमेरिका के ऊपर पलटा डाला अपनी स्ट्रेटजी के। जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने एक्टिवेट किया, उस उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किया, और अमेरिका को एक इतना बड़ा नेवल ब्लॉकेड लगाना पड़ गया है। और जब ये हम्म। नेवल ब्लॉकेड लग जाते हैं, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशंस। इसमें देखो जी। कितनी देर तक ब्लॉकेड रहेगा। इतिहास बताता है कि फटीग सबसे बड़ा फैक्टर होता है सेलर्स के ऊपर। और दूसरा है कि फाइनेंशियल जो होता है खर्चा इसके ऊपर बहुत पड़ता है ब्लॉकेड को एक्टिवेट करने के लिए। जी। तीसरा, अमेरिका इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मस से दूर डिप्लॉयड है, गल्फ ऑफ ओमान से लेके छाबार के लाइन के अंदर है, ताकि ईरान की कारगिल रेंज से बाहर रहे। कारगिल रेंज किसकी? उसकी एंटी शोर मिसाइल्स, और सी माइंस जो है उससे दूर ही है। तो इसलिए कोई आगे हरकत नहीं हुई, और इसमें ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। पाकिस्तान ईरान को इस पॉइंट के ऊपर कन्विंस नहीं कर सका कि जो अमेरिका ने उनको बताया है कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम आप उसको बंद करें, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का किस तरह से कोई अग्रीमेंट करा ले। पाकिस्तान किसी प्रकार से भी नहीं कर सका। और हम्म। ट्रंप का क्या है स्टाइल? शूट फर्स्ट, सुरेंडर मांगे, पर जी। वो नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। तो ये जो अभी देखें। बिल्कुल सर, ये इस स्टेटस पे आने के लिए पाकिस्तान को अभी एक लंबी दूरी तय करनी होगी। ये इसीलिए कहा जा रहा है ना, ये सारे जितने भी क्लेम्स किए जाते हैं कि डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के इतिहास में। अगर आपको मध्यस्थ की भूमिका क्या होती है अगर ये समझना है, तो फिर स्विट्ज़रलैंड को देखिए, नॉर्वे को देखिए, किस तरह से ये न्यूट्रल कंट्रीज़ हैं। 1815 से स्विट्ज़रलैंड न्यूट्रल कंट्री है, किसी सैन्य ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, राजनीतिक ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, दोनों निष्पक्ष हैं। जिनेवा डिप्लोमेसी हब है, जिनेवा डिप्लोमेसी का, यूनाइटेड नेशंस और जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर स्थित हैं। जितने बड़े ग्लोबल नेगोशिएशंस हुए हैं वो वहाँ पर हुए हैं। ईरान न्यूक्लियर टॉक्स पे इससे पहले कोल्ड वॉर की जितनी मीटिंग्स होती थी यहाँ होती थी। बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक डील्स और होस्टिंग यहाँ हो चुकी है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जैसे संस्थान यहाँ पर हैं। और एक लेगेसी है। नॉर्वे में आप देख लीजिए, ओस्लो अकॉर्ड्स, इजराइल फिलिस्तीन का जो सबसे फेमस पीस मीडिएशंस में से एक है, ये नॉर्वे में हुआ है। श्रीलंका पीस टॉक्स यहाँ हुए हैं, कोलंबिया पीस टॉक्स हुए हैं। स्मॉल न्यूट्रल स्टेट होने के कारण एक सेफ इंटरमीडियरीज की जो भूमिका जिसे कहा जाता है, वो अगर देखना तो यहाँ देखिए कहाँ आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि साहब मध्यस्थ है और ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं। बहरहाल सर, कमिंग बैक टू होर्मुज नाउ, क्या चल रहा है सर? और ट्रम्प साहब ने तो एक बार फिर से अल्टीमेटम दे दिया कि पाइपलाइन उड़ जाएंगी। ये क्या हम इसको देखें सर? ट्रम्प के मन में क्या चल रहा है इस वक्त? और होर्मुज पर एक अच्छा ऑफर दे दिया था ईरान ने कि हम खोल देते हैं आपका होर्मुज, आप बस ये जो न्यूक्लियर वाली बात है इस पे बाद में करेंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप नहीं करेंगे, छोटी सी बात थी कि भाई बाद में करेंगे, लेकिन इसको ट्रंप मान नहीं रहे हैं। तो क्या लग रहा है वहां पर सर आपको इस वक्त की स्थिति? वापस ट्रम्प, जैसे मैंने बताया, शूट फर्स्ट, प्रेशर डालने का उनका तरीका है, उनकी स्ट्रैटेजी है। एस्केलेट करो, फिर डी एस्केलेट करो, फिर दोबारा एस्केलेट करो। उसको प्रेशर है। देखिए ट्रम्प को अभी ये जो धमकी दी है कि पाइपलाइंस को बर्स्ट कर देंगे, क्या करेंगे पाइपलाइन को बर्स्ट करके इस समय? पावर सेंटर, ये जो पावर उनके सेंटर, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उससे क्या होगा? अमेरिका के ऊपर और भी ज्यादा
विश्व के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। इस समय अगर देखा जाए, ये जो लड़ाई है, अमेरिका विश्व के ऊपर ज्यादा हानि ला रहा है, ना कि ईरान। जो उन्होंने नेवल ब्लॉकेड किया है, इसके ऊपर पूरी उन्होंने आर्थिक और ऊर्जा जो रिक्वायरमेंट्स है, खास करके एशिया और यूरोप की, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान पड़ रहा है। अमेरिका को इतना नहीं पड़ रहा, उसकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पर वो अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी ऑयल के ऊपर इन्वोक कर सकता है। पर ये जो धमकियां दे रहा है, ईरान इस धमकियों से पूरा सहमत है। वो इस चीज से साथ अंडर प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसलिए देखें, अरगाची ने जो विजिट की थी ना पाकिस्तान को, फिर ओमान गए, फिर वापस इस्लामाबाद आए, अभी रूस में पहुंचे हुए। वो भी एक बहुत ही डिप्लोमेटिक एंगल को बढ़ाते हुए, साथ में आईआरजीसी को साथ लेते हुए, ऐसे ही लग रहा है कि अरगाची अभी जो ट्रबल शूटर हैं ईरान के लिए, वो आगे बढ़ रहे हैं। और रशिया जाने का जो अभी अरगाची का यही है कि जो ट्रम्प धमकी दे रहा है, तो पुतिन उसके ऊपर कुछ ना कुछ सपोर्ट देगा। हो सकता है उसका जो पुतिन और ट्रम्प रिलेशनशिप है, वो शायद काम आए। और जो एक बड़ा मुद्दा न्यूक्लियर एनरिचमेंट का है, दर्शकों को मैं आप बताना चाहूंगा कि देखो, 2015 में जो जीसीपीओ अग्रीमेंट हुई थी, पहली बात तो न्यूक्लियर अग्रीमेंट 2 साल चली थी। अभी ये ट्रम्प चाहता है कि एकदम हो जाए वो अग्रीमेंट, इतनी जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने जो अग्रीमेंट पहुंच रहे थे 28 फरवरी तक, वो ट्रम्प ने तोड़ दी। अभी 2015 में जितना भी उनका लो लेवल यूरेनियम एनरिचमेंट था ईरान के पास, उस समय 2015 को, वो उन्होंने रूस को दिया था। दिसंबर 2015 में उनकी शिप आई थी, वो ले गई थी। तो रूस और ईरान का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और ट्रस्ट रिलेशनशिप है, वो बहुत हाई है। मेरे को ये समझ आ रहा है कि इसमें रागाची ये पॉइंट भी लेके आएंगे कि वो जो 450 हाई यूरेनियम यील्ड है, उसको हो सकता है कि रूस के पास ही कस्टडी में रखे, और अमेरिका को उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पर ट्रम्प क्या चाहता है कि वो अमेरिका को हैंड ओवर किया जाए, वो असंभव है। तो ये जो प्रेशर डाल जी रहे हैं ना, अभी ये जी प्रेशर में क्या हो सकता है, इसी मैडमैन थ्योरी को कोट करना बड़ा आवश्यक है इस समय विश्व के अंदर। इसमें क्या है कि ट्रम्प एक लड़ाई की हालात अगले फेज में फिर से कार्रवाई शुरू कर सकता है, और इसमें वो करेगा कि जो उसके अभी 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आगे हैं, उनको इस्तेमाल करेगा राउंड द क्लॉक। एक बम्बार्डमेंट कर सकता है हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर, ओके ताकि ईरान को पूरा एक तरह से डिस्ट्रक्शन खात्मा करे। ये उसके पास एक एक्सट्रीम स्टेप होगा। उसमें फिर देखें, अभी तो होमलैंड सिक्योरिटी जी अमेरिका की हिल गई है। एक थॉमस एलन, उसके कार्रवाई के ऊपर जो परसों हुई। एब्सोल्युटली सर अभी आगे क्या होगा होमलैंड सिक्योरिटी, मेरे को याद है मैंने टीवी चैनल्स में 28 फरवरी पहली मार्च में बोला था कि आखिरी दाव तक ईरान लड़ेगा, और अमेरिका अपनी होमलैंड सिक्योरिटी को टाइट कर ले। अभी वो सामने आ गया है कि अमेरिका को अपने देश के अंदर भी बहुत बड़ा खतरा है, और ट्रम्प इसके ऊपर अभी संभल रहे होंगे, क्योंकि ओके अमेरिका शेकन अप हो गया है। बेशक वो इंटरनल कॉरिडोर के अंदर नहीं पहुंच सका जो ये एलन था, यस सर परंतु फिर भी है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को अभी खोलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यानी कि हॉर्मूज जो में जितना भी तनाव बना हुआ है, अब उसके रेपरकशंस जो हैं वो अमेरिका तक में दिखने लगे हैं। अब वो असैसिन कहाँ से आया, क्या आया, वो विचारधारा से प्रेरित था। अब वो उसका तो दावा ये है कि वो सरकारी नीतियों से नाराज़ था और एज अ सिटीज़न उसको वो प्रभावित कर रही हैं, बट भविष्य बताएगा कि सही कहानी क्या है। बट सर ने बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत सारे संकेत दिए हैं जिनको अमेरिका को समझना अभी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल सिंह सर, आपने समय निकाला, विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ये थी हमारी कवर स्टोरी नंबर 2।